नमस्कार। आज हम भारत के संविधान के एक अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर गहराई से बात कर रहे हैं। ये है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। हमारे पास इंडियाज़ फंडामेंटल राइट्स मैग्ना कार्टा एक्सप्लेन्ड से कुछ खास अंश हैं और इस बातचीत का लक्ष्य है इन अधिकारों की जड़ों को समझना, उनके पीछे की सोच जानना और ये क्यों इतने अहम हैं। ज़रा सोचिए, ये वो अधिकार हैं जो हम सबकी, हर भारतीय नागरिक की गरिमा और आज़ादी की कह सकते हैं बुनियाद है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं है, ये तो संविधान बनाने वालों की जो दूरदृष्टि थी उसको दिखाते हैं। उन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जहां हर इंसान सुरक्षित महसूस करे, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके और हाँ, राज्य की ताकत पर एक लगाम हो। ये अधिकार नागरिक और राज्य के रिश्ते को तय करते हैं असल में। तो चलिए इन स्रोतों के जरिए इस विषय की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि इन मौलिक अधिकारों को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा क्यों कहा जाता है। अच्छा, तो इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहले ये सोच आई कहाँ से? स्रोत बताते हैं कि इन अधिकारों की प्रेरणा वो मुख्य रूप से दो जगहों से ली गई। एक तो अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स और दूसरा ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा। ये थोड़ा दिलचस्प है क्योंकि दोनों की व्यवस्थाएं काफी अलग है ना। हाँ बिल्कुल, और ये जो मिश्रण है ये महत्वपूर्ण है। देखिए, अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स एक साफ लिखा हुआ दस्तावेज है जो अधिकारों की गारंटी देता है। वहीं ब्रिटिश परंपरा थोड़ी अलग है, अलिखित संविधान है, संसद की संप्रभुता पर आधारित है, लेकिन वहां भी नागरिक स्वतंत्रताओं का एक लंबा इतिहास रहा है। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इन दोनों से सीखा। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि उनका मकसद सिर्फ नकल करना नहीं था, बल्कि यह था कि भारतीय समाज की जो जरूरतें हैं उनके मुताबिक एक मजबूत ढांचा तैयार किया जाए। और वो जरूरत क्या थी? स्रोत के मुताबिक जो बुनियादी लक्ष्य था वो था हर नागरिक को ऐसे अधिकार देना जो उसकी गरिमा डिग्निटी और स्वतंत्रता, फ्रीडम, इनको पक्का करें। ये शब्द सुनने में तो सरल लगते हैं, पर इनका मतलब बहुत गहरा है। बिल्कुल, गरिमा का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई अपमान ना करे। इसका अर्थ है हर व्यक्ति का अपना एक मूल्य है, उसकी अपनी अहमियत है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। और स्वतंत्रता वो सिर्फ बाहरी बंधनों से मुक्ति नहीं है, बल्कि अपने जीवन के फैसले लेने की आज़ादी, अपने विचार रखने की, अपनी पसंद का रास्ता चुनने की आज़ादी है। स्रोत इशारा करता है कि संविधान निर्माता मानते थे कि इन अधिकारों के बिना व्यक्ति का पूरा विकास हो ही नहीं सकता। ये एक व्यक्ति को सिर्फ प्रजा होने से उठाकर एक सक्रिय नागरिक बनाते, ये बहुत ही अहम बात है। अच्छा, स्रोत ये भी बताता है कि ये अधिकार संविधान में है कहाँ। ये भाग 3 यानी पार्ट 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। और एक और चौंकाने वाली बात, इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। ये उपाधि तो काफी वजनदार लगती है। क्या स्रोत बताता है कि ऐसा क्यों कहा गया? हाँ, बताता है, और ये सिर्फ कोई हवाई तुलना नहीं है, इसके पीछे ठोस कारण है। स्रोत के अनुसार मैग्ना कार्टा का जिक्र ये बताने के लिए किया गया है कि ये अधिकार कितने मौलिक, कितने बुनियादी और जरूरी हैं। आप याद कीजिए, 1215 में इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने पहली बार राजा की जो असीमित शक्तियां थीं उन पर रोक लगाई थी। और कुछ अधिकार, हालांकि वो सीमित थे, सामंतों को दिए थे, पर वो एक शुरुआत थी। तो भारतीय संदर्भ में ये मैग्ना कार्टा क्या करता है? ये किसकी शक्तियों पर रोक लगाता है? स्रोत ये साफ करता है कि भारतीय संदर्भ में ये मौलिक अधिकार मुख्य रूप से राज्य यानी स्टेट की शक्तियों को सीमित करते हैं। और राज्य का मतलब यहाँ सिर्फ केंद्र सरकार नहीं है, इसमें संसद, राज्य सरकारें, विधानसभाएं, स्थानीय निकाय और यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य है, पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इंडिविजुअल लिबर्टी की गारंटी देना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सोचने की, बोलने की, विश्वास की, कहीं भी आने जाने की आज़ादी। दूसरा, राज्य के मनमाने या भेदभावपूर्ण कामों से, आर्बिट्ररी या डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन से नागरिक को बचाना। कहने का मतलब है, सरकार कानून के दायरे में ही काम कर सकती है, अपनी मर्जी से नहीं। कानून के सामने सब बराबर हैं। और तीसरा, एक सच्चे लोकतांत्रिक समाज, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नींव रखना और उसे मजबूत बनाना। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि ये अधिकार सिर्फ व्यक्तियों के लिए नहीं है, ये पूरे लोकतंत्र की सेहत के लिए जरूरी हैं। इनके बिना लोकतंत्र
सिर्फ चुनाव कराने की प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। यानी ये अधिकार एक तरह से नागरिक और राज्य के बीच शक्ति का संतुलन बनाते हैं। ये नागरिक को ताकत देते हैं कि वो राज्य से सवाल कर सकें, उसकी जवाबदेही तय कर सकें। अच्छा, स्रोत फिर आगे बढ़ता है और इन अधिकारों की सूची का जिक्र करता है। बताया गया है कि मूल रूप से 7 अधिकार थे, लेकिन अब 6 मौलिक अधिकार हैं। हाँ, स्रोत इस बदलाव का उल्लेख करता है। संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 44th संविधान संशोधन के जरिए उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब वो एक कानूनी अधिकार है, मौलिक नहीं। तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं। स्रोत बताता है कि वो एक एक करके इनकी बात करेगा, लेकिन हमारे पास जो सामग्री है उसमें विस्तार से सिर्फ पहले अधिकार का नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो पहला अधिकार कौन सा है? स्रोत सबसे पहले और शायद सबसे बुनियादी अधिकार का जिक्र करता है। 1. समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक फैला हुआ है, आर्टिकल 14 to 18। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये तो शुरुआत के लिए ही काफी शक्तिशाली विचार है। लेकिन जैसा आपने कहा, हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो यहीं पर रुक जाती है, इसके विस्तार में नहीं जाती कि अनुच्छेद 14 से 18 में असल में क्या क्या शामिल है। हाँ, ये एक सीमा है हमारे आज के स्रोत अंश की। वो हमें इन अधिकारों की जो भव्य इमारत है उसकी नींव और उसका नक्शा तो दिखाता है। प्रेरणा कहाँ से मिली, उद्देश्य क्या था, मैग्ना कार्टा का महत्व क्या है, लेकिन हर कमरे के अंदर क्या है ये विस्तार से नहीं बताता, सिवाय पहले कमरे का नाम बताने के। लेकिन सिर्फ इस पहले अधिकार, समानता का अधिकार का उल्लेख होना भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वो कैसे? क्या हम इस पहले अधिकार के महत्व को स्रोत के बताए गए उद्देश्यों से जोड़कर समझ सकते हैं? बिल्कुल। सोचिए, संविधान निर्माताओं ने समानता को सबसे पहले क्यों रखा? स्रोत ने हमें बताया कि उनका लक्ष्य था गरिमा, स्वतंत्रता और लोकतंत्र की स्थापना करना। और समानता इन तीनों के लिए अनिवार्य है। आप देखिए, गरिमा के लिए, अगर कानून या समाज कुछ लोगों को दूसरों से कमतर मानेगा तो उनकी गरिमा को चोट पहुंचेगी। समानता का अधिकार इसी भेद को मिटाने की कोशिश करता है। स्वतंत्रता के लिए, सच्ची स्वतंत्रता तभी है जब अवसर समान हो। अगर कुछ लोगों को उनकी जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर मौके ही न मिले तो उनकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है ना। लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र का तो आधार ही है एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। कानून के सामने बराबरी और सरकारी नीतियों में कोई भेदभाव ना होना, ये स्वस्थ लोकतंत्र की पहली शर्त है। तो भले ही स्रोत हमें अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर की बातें नहीं बताता, जैसे कानून के सामने बराबरी, धर्म, जाति, लिंग का जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव मना है, सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये सब, लेकिन इसका पहले स्थान पर होना और स्रोत ने जो मौलिक अधिकारों के व्यापक उद्देश्य बताए हैं वो हमें इसके महत्व का अंदाजा लगाने में मदद करते हैं। ये वो आधारशिला है जिस पर बाकी अधिकारों की इमारत टिकी है। ये एक दिलचस्प तरीका है इसे देखने का। मतलब स्रोत हमें अधिकारों की पूरी लिस्ट न देकर भी उनके पीछे की जो सोच है, उनकी जो बनावट है, उसके बारे में काफी कुछ बता रहा है। ये बता रहा है कि समानता सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि बाकी सभी अधिकारों को मतलब देने वाली चाबी है। हाँ, और वो मैग्ना कार्टा वाली तुलना फिर से काम आती है यहाँ। जैसे मैग्ना कार्टा ने पहली बार ये सिद्धांत रखा कि राजा भी कानून के नीचे है, वैसे ही समानता का अधिकार ये स्थापित करता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति या समूह कानून से ऊपर नहीं है और राज्य को सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करना होगा। ये राज्य की मनमानी शक्ति पर सबसे बड़ा अंकुश है। तो हमने आज जो स्रोत सामग्री देखी उससे ये तो साफ है कि मौलिक अधिकारों को संविधान में सिर्फ सजावट के लिए नहीं रखा गया। इनके पीछे एक गहरा दर्शन था, एक स्पष्ट लक्ष्य था। अमेरिकी और ब्रिटिश अनुभवों से सीखा जरूर, लेकिन भारतीय जरूरतों के हिसाब से इन्हें ढाला गया। सही बात है। और स्रोत हमें यह भी याद दिलाता है कि ये अधिकार न्यायोचित हैं, जस्टिशिएबल हैं। यानी अगर राज्य इनका उल्लंघन करता है तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। ये बात उन्हें सिर्फ कागजी घोषणाओं से कहीं ज्यादा ताकतवर बनाती है। ये वास्तविक शक्तियां हैं जो नागरिकों को दी गई हैं। मैग्ना कार्टा की तरह ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है बल्कि लागू करने योग्य गारंटी है। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अधिकार होना एक बात है और उन्हें लागू करवा पाने की क्षमता होना बिल्कुल दूसरी। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें तो स्रोत ने हमें मौलिक अधिकारों की नींव समझाई, उनकी प्रेरणा, संविधान निर्माताओं का लक्ष्य क्या था, गरिमा, स्वतंत्रता, उनका स्थान क्या है संविधान में, भाग 3, और उनकी अहमियत जिसे मैग्ना कार्टा कहकर बताया गया।
हमने ये भी समझा कि इनका मकसद राज्य की शक्ति को सीमित करना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। बिल्कुल। और हमने ये भी देखा कि समानता के अधिकार को सबसे पहले रखकर संविधान ने एक साफ संदेश दिया कि भारतीय गणराज्य की बुनियाद बराबरी पर रखी जाएगी। भले ही हमारे पास आज के स्रोत अंश में सभी 6 अधिकारों का पूरा ब्यौरा नहीं था, लेकिन उसने हमें इन अधिकारों की आत्मा और उनके महत्व को समझने का एक मजबूत आधार जरूर दिया है। ये सिर्फ कानूनी प्रावधान नहीं है, बल्कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाने का वादा है। और यहीं पर एक विचार मन में आता है, ये मौलिक अधिकार जो करीब 75 साल पहले लिखे गए थे, जब समाज, तकनीक, चुनौतियां सब बहुत अलग थीं। आज के इस दौर में जहां निजता के नए सवाल उठ रहे हैं, डिजिटल दुनिया का इतना प्रभाव है, सामाजिक ताना-बाना बदल रहा है, इन अधिकारों की प्रासंगिकता कितनी है और क्या इनकी व्याख्या समय के साथ स्थिर रहती है या उसे बदलते वक्त के साथ विकसित होना चाहिए? ये एक सवाल है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं।